ये भी पढ़ा था। क्या क्या पढ़ लिया था? कल तुम नहीं आई थी, शुरू ही किया था है ना? आई थी, शुरू ही किया था। कौन सी लेयर बताई थी? सारी बता दी थी, हिंदी अंग्रेजी नाम। ट्रोपोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर को क्या कह रहे हैं हम लोग? मंडल। ये वाला नहीं बताते हैं। बैठ जाओ जल्दी से। शोक मंडल। शोक मंडल की जो ऊंचाई है, धरातल से लोगे ना, जैसे मेरी हाइट किससे नापोगे? ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर? नीचे से ऊपर पैमाने के हिसाब से नापोगे। अच्छा, तो अब यहाँ से लैंडर की ऊंचाई नापेंगे तो कितनी नापोगे? ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर? नीचे से ऊपर। ऐसे हम जब अपने किसकी एटमॉस्फेयर की ऊंचाई नाप रहे हैं तो नीचे से ऊपर नापेंगे। नीचे से ऊपर मतलब तो धरातल है, धरातल से बिल्कुल टॉप पर जाते जाएंगे। अब ये लेयर कितनी हुई है? आपको कितनी लेयर है? डांसी बात नहीं करो। 5 नाम बताओ एक बार, एक एक करके, मछली मंडी मत लगाइए। ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर और आयनोस्फेयर, उसके बाद एक्सोस्फेयर। हिंदी में बात करें तो शोक मंडल, सप्ताह मंडल, उसके बाद मध्यमंडल, मध्यमंडल के बाद आयन मंडल, आयन मंडल के बाद वायुमंडल। ये सारे मंडल हैं। इनकी हर एक परत की अपनी अपनी क्वालिटी है और अपनी अपनी क्वालिटी के साथ साथ वायुमंडल में गैस का घनत्व है, उसके आधार पर गैस घनत्व मतलब पता चल रहा है कि गैस कितनी सघन और विरल है। जब स्टार्ट करा था तभी बताया था वायुमंडल में जितना नीचे जाओगे तो कौन सी गैस पाई जाएंगी? भारी गैस। भारी। जितना ऊपर जाओगे हल्की गैस। हल्की गैस। हल्की गैस क्यों ऊपर क्यों पाई जा रही है? क्योंकि हल्की गैस उड़ेगी और भारी गैस नीचे बैठेंगी। इसके साथ साथ भारी गैस के साथ साथ और क्या पाया जाएगा वायुमंडल में? धूल के कण और वेरी गुड जलवाष्प। जलवाष्प ये भी आवश्यक है इसके लिए। कल बता दिया ना, जलवाष्प क्या काम कर रहा है और धूल के कण क्या काम कर रहे हैं? धूल के कणों का क्या काम है? बारिश भी तो कर रहा है। बादल का बनवाना और सूर्य के प्रकाश का क्या बनवाना? स्कैटरिंग, प्रकीर्ण करवाना। और जिसमें धूल जलवाष्प का क्या काम करेगी? ये बताओ मुझे, जलवाष्प की जो मात्रा है पूरे पृथ्वी पर एक समान है या भिन्न भिन्न है? सर के पास क्लास पर उसका एक समान है या भिन्न भिन्न है? भिन्न भिन्न कहाँ ज्यादा कहाँ पाया जाएगा जलवाष्प? ट्रॉपिकल जोन में, यानी कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में। और कम कहाँ पाया जाएगा? ध्रुवीय क्षेत्रों में। ध्रुवीय क्षेत्रों में क्यों पाने का कारण? एक ही बच्चा बोल रहा है बस। क्योंकि वहाँ का टेम्परेचर बहुत ही कम रहता है। वहाँ का टेम्परेचर कम रहता है। कम टेम्परेचर होने के कारण वाष्पीकरण कम होता है और वाष्पीकरण कम होगा तो जल वाष्प क्या बनेगी? कम बनेगी। क्लियर हो गया? अब जो हमारा सौर मंडल है, सौर मंडल की ऊंचाई की बात करें तो पूरे ग्लोब पर एक समान नहीं रहती है। कहाँ सबसे ज्यादा, कहाँ सबसे कम? कल बताया था। जो नहीं आए और जो आए थे रिवीजन करे नहीं होंगे, जाके देखा ही नहीं होगा। सौर मंडल ध्रुवों पर सबसे ऊंचा, वो ध्रुवों पे उसकी ऊंचाई कम, लगभग 8 किलोमीटर। कहाँ पर है? ध्रुवों पर है। जबकि विषुवत पर 12 से 13 किलोमीटर। लगभग इनकी एवरेज निकालते हैं, अगर औसत निकालेंगे तब निकलेगा 18 किलोमीटर। समझ में आ गया? एवरेज निकालेंगे तब 18 है, अदरवाइज कितनी है? 12 और 13। कारण क्या है? ध्रुवों पर समताप रेखा अधिक ऊंची और वो विषुवत पर समताप रेखा अधिक ऊंची और ध्रुवों पर नीचे 8 किलोमीटर पे पाई जा रही है और जबकि यहाँ 12 किलोमीटर तक। क्यों? टेम्परेचर के कारण। टेम्परेचर के कारण, क्योंकि ध्रुवों पर टेम्परेचर क्या होता है?
हाई होता है, कम होता है। हाई और ध्रुवों पे कम होता है और विषुवत पर हाई होता है। और विषुवत पर हाई होने के कारण वाष्पीकरण मतलब गैस ऊपर होगी ना, पृथ्वी की पार्थिव विकिरण ऊर्जा निकलेगी। अभी ये शब्द आज आप पढ़ोगे। पृथ्वी की पार्थिव विकिरण ऊर्जा क्या करेगी, नीचे वाली गैस को गर्म करेगी। और ये नीचे वाली जो गैस गर्म होती है वो संवहनी तरंगों के द्वारा गर्म होती है। जब ये संवहनी तरंगों के द्वारा गर्म होती हैं तो गर्म होती है क्या, ऊपर उठती हैं, ऊपर उठ के ऊपर वाले वायुमंडल में जाती हैं। और जब ये ऊपर जाके ठंडी होती हैं फिर पुनः से क्या आ जाती हैं, पुनः नीचे आ जाती हैं। तो ऐसा क्या होता है, पूरे वायुमंडल में ये सर्कल चलता रहता है। गर्म हवा गर्म होके ऊपर वो हवाएं गर्म होके ऊपर उठेंगी जो गैस, और ठंडी गैस नीचे आएगी, फिर ये गर्म होगी फिर ऊपर उठेगी। इस तरह से कार्यक्रम चलता रहेगा। तो यहाँ पर जो नीचे वाली परत होगी जो बिल्कुल सतह से लगी होगी वो कौन सी होगी, गर्म, और उससे थोड़ा सा ऊपर होगी वो कैसी होगी, ठंडी। समझ में आ गया। सौरमंडल में ही जो आपकी गैस पाई जाती है जो धरातल के बिल्कुल पास में लगी होंगी वो अत्यधिक गर्म, और जबकि उससे थोड़ा सा ऊपर होने पर कैसी होंगी, वो ठंडी होंगी। इसको मैंने एक बार आपको एग्जांपल दिया था। जब आप किसी बर्तन को बर्तन में पानी रख के गर्म करते हो तो वो ठंडा होता है। तो ऊपर जब देखोगे तो ठंडा होगा, नीचे का देखोगे गर्म, और बीच में एक ऐसी लेयर होगी जहाँ ना ज़्यादा ठंडा होगा ना ज़्यादा गर्म। तो सेम कंडीशन ये समझ लो, बीच में ऐसी लेयर आई है जहाँ पर गैस ना ज़्यादा गर्म है ना ज़्यादा ठंडी है। तो ऊपर वाली गैसेस ठंडी और धरातल के पास लगी हुई वाली गैसेस गर्म होगी। जितनी भी मौसमी क्रियाएं होती हैं जैसे बादलों का बनना, बारिश का होना, आंधी तूफान आना, चक्रवाती क्रियाएं सारी किसमें होती हैं, आपके सौरमंडल में होती हैं। बादलों का बनने का कारण क्या है, आपके वायुमंडल में धूल के कण, उसके साथ आपके जो गैस का आपके जो जल का वाष्पीकरण हो रहा है। वाष्पीकरण होने के बाद जल क्या होता है, संघनन होता है। संघनन के बाद बादल बनते हैं, और बादल बन के संघनन होने के बाद फिर क्या होता है, जैसे ही अधिक तापमान वाले क्षेत्र में जाएंगे वो अपनी नमी को गिराते हुए चले जाते हैं और क्या कर देते हैं, वर्षा कर देते हैं। इतनी बात समझ में आ गई। बादल बन गए। तूफान कैसे आते हैं, हवाओं से। जो प्रचलित पवनें चलती हैं, जितने भी आपके विंड्स हैं, विंड्स के मूवमेंट हो रहे हैं वो भी कहाँ पर होंगे, आपके सौरमंडल में होंगे। तो जो आप घटना देखते हो ना अपने आगे पीछे, वो सारी किस में हो रही है, सौरमंडल में। अब सौरमंडल के ऊपर जाओगे लगभग 50 किलोमीटर तक की ऊंचाई पर, तो आपकी नया क्या हो जाती है, नई परत आ जाती है। उसको कहते हैं हम समताप मंडल या स्ट्रेटोस्फीयर। ये ऐसा मंडल है जहाँ पर ये जो तूफान, आंधी तूफान, बादल बनना, वर्षा होना इस मौसम से बिल्कुल क्या है, स्थिर। ये जहाँ आज स्थिर है ये इतना स्थिर है। यहाँ पर क्या है, वायुमंडल एकदम स्थिर रहता है। इसीलिए यहाँ पे वायुयान, जो आप एरोप्लेन सुनते हो ना, उड़ाए जाते हैं, जो आपके जितने भी जेट प्लेन हैं वो सारे किस में उड़ते हैं, आपके स्ट्रेटोस्फीयर में। ऊंचाई कितनी है इसकी, 11 से 50 किलोमीटर के बाद। और इसी में 30 से 35 किलोमीटर की रेंज में आपकी पाई जाती है ओजोन लेयर। कल ओजोन लेयर बताया था, ओजोन लेयर बताई थी। ओजोन लेयर क्या करती है, सूर्य की पराबैंगनी किरणों से बचाती है, सूर्य की पराबैंगनी किरणों से बचाती है। यूवी रेज जो आती है सन से, उनको क्या कर लेती है, ऑब्जॉर्व कर लेती है या रिफ्लेक्ट कर देती है, सूर्य पृथ्वी की धरातल पर आने नहीं देती है। अगर वो पृथ्वी की धरातल पर आ जाएगी तो क्या होगा, स्किन कैंसर, बहुत सारी छोटे हो जाएंगे, बहुत सारी प्रॉब्लम, जैसे स्किन कैंसर होगा और त्वचा खराब, स्किन कैंसर ही हुआ। इसके अलावा पेड़ पौधे के अच्छी तरह रह पाएंगे, बहुत सारी बीमारियां हो जाने लगेंगी। तो अब यहाँ पर जो आपका समताप मंडल है, जो इसकी ऊंचाई है ये तो पता चल गई, 20 से 35 किलोमीटर के मध्य में पाई जा रही है। ये क्या करती है, यूवी रेस। जब आप O3 से, O3 क्या है, ओजोन गैस है ना। ओजोन गैस जब यूवी रेस के साथ क्या करती है, क्रिया करती है, तो O+O2 में डिवाइड हो जाती है। जब ये O2 फिर से क्या होता है, वायुमंडल की ऑक्सीजन के साथ, ये O वायुमंडल की ऑक्सीजन के साथ फिर से क्रिया करता है, फिर पुनः क्या कर देता है, O3 का निर्माण कर देता है। ये चीज समझ में आई। जब क्या होता है, O3 यूवी रेस के साथ क्रिया करता है तो क्या टूटता है, O+O2 में टूट जाता है। अब जब ये O वापस क्या करेगा, वायुमंडलीय ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके पुनः O3 का निर्माण करता है। तो इसलिए ऑक्सीजन पर क्या करती है, अपना स्वतः ही अपने आप का विघटन और स्वतः ही अपने आप का निर्माण करती रहती है। पर किसकी उपस्थिति में, ऑक्सीजन की। कौन सी ऑक्सीजन, वायुमंडलीय ऑक्सीजन की उपस्थिति में। अब पीछे दिखाई नहीं दे रहा है तुमको,
ये बेटा जूम ही नहीं होगा मुझे लग रहा है। 3 नंबर पे क्लिक कर 3 नंबर पे क्लिक कर दिया। अभी नहीं हो गया। अब तुम्हें देखना क्या था ये बताओ। जो लिखा हुआ था तापमान, टेम्परेचर अभी नोट करवा दूंगी, ये तो मैं बता रही हूँ, समझा रही हूँ, अभी सब नोट करवा दूंगी, ठीक है। इसके बाद समताप मंडल यानी 50, जैसे ही आप 50 किलोमीटर से ऊपर जाते हैं आपकी नई प्रदूषण आ जाती है, स्टार्ट हो जाती है, वो है आपकी मीसोस्फीयर, जिसको कहते हैं मध्य मंडल। मध्य मंडल की क्या विशेषता होती है? इसकी ये विशेषता होती है जितनी भी क्या होती हैं आपके उल्का पिंड वगैरह होते हैं, जब ये पृथ्वी के पास आते हैं तो इस मंडल से जैसे ही टकराते हैं स्वतः ही नष्ट हो जाते हैं। ये मंडल है जो पृथ्वी को बचाती है, किससे? ये परत है जो पृथ्वी को बचाते हैं किससे? आने वाले भारी उल्का पिंडों से। आगे बात समझ में? इसके बाद जब ऊपर जाते हैं तो आपका आयन मंडल आता है। अभी हम हाइट की बात कर रहे हैं, टेम्परेचर नहीं बताया अभी मैंने कि कहाँ टेम्परेचर बढ़ रहा है, कहाँ टेम्परेचर घट रहा है। अभी हम सिर्फ हाइट की बात करते हुए उसकी क्वालिटी की बात कर रहे हैं। अब जैसे ही हम कहाँ जाएंगे, थोड़ा सा ऊपर जाएंगे 90 से 80 में, तो कौन सा बन जाएगा? 80 से 90 किलोमीटर, और लगभग इसकी कितनी मानी है? 800, और एनसीईआरटी में दी है इसकी 400 किलोमीटर। एनसीईआरटी में जो इसकी ऊंचाई दी है वो कितनी दी है? 400 किलोमीटर। और नॉर्मल आप कभी और कोई बुक में देखोगे तो 640 किलोमीटर भी दे रखी है। किसकी? इसकी ऊंचाई। ये फर्दर क्या है? 5 भागों में डिवाइड हो रही है, डी लेयर, ई लेयर, एफ लेयर और जी लेयर। ये फर्दर कितना आगे डिवाइड हो रही है? जी लेयर में, डी लेयर में, एफ लेयर में, जी लेयर, ओ सॉरी यहाँ लिखूं डी, ई, एफ और जी। डी बिल्कुल धरातल के पास, उसके बाद फिर ई है, एफ है और ई है। जो आपकी कौन सी है? थर्मो यानी कि आयन स्फीयर है या आयन मंडल की परत है, ये क्या करती है? जितनी भी रेडियो एक्टिव तरंगे होती हैं उनको क्या करती है? परावर्तित करने का काम करती है। जितने भी हमारे उपग्रह है, संचार उपग्रह है, वो इसी परत में लगाए जाते हैं, यहाँ पर स्थापित करे जाते हैं। ये नहीं है संचार उपग्रह यहाँ लगाए जाते हैं। संचार मतलब जो आपको सिग्नल देता है ना, तो वो यही परत एक्सेप्ट करती है। इसमें होता है जो आपकी रेडियो एक्टिव तरंगे होती हैं वो लघु होंगी, मतलब दीर्घ होंगी, लघु होंगी और मीडियम होंगी। और जो ये वाली तरंग है डी, वो दीर्घ तरंगों को परावर्तित करती है। जो ई लेयर है वो लघु तरंगों, मध्य तरंगों को, जो एफ लेयर है वो लघु तरंगों को, और जी सभी प्रकार की तरंगों को परावर्तित कर देती है। क्लियर हो गई इतनी बात या नहीं? अब इसके बाद हम जाते हैं कहाँ पर? बहिर्मंडल। वो मंडल, इसके बाद बहिर्मंडल के बाद यहाँ पर इसकी 3000 दी है, कहीं कहीं इसके 1000 और कहीं कहीं इसकी 1200 दे रखी है। अलग अलग बुक में इनकी ऊंचाई अलग अलग दे रखी है। एनसीईआरटी ने ये माना है तो मैंने आपको बता दिया है। और आप अपने एग्जाम के लिए जो प्रिपेयर करेंगे वो एनसीईआरटी को ही प्रिपेयर करेंगे, क्योंकि यूपीएससी एनसीईआरटी में जो डेटा दिया होता है उसको बैक मानता है। ठीक है, समझ में आ गई बात? अब जो हम एक्सोस्फीयर जाते हैं, जितने भी आपके उपग्रह, कौन से वाले जो आपने देखा है ना, ये लगते हैं, और हमारा आईएसएस होता है। आईएसएस क्या है? क्या है आईएसएस? इंटरनेशनल स्पेस सेंटर। ये जो बनाया है ये आपका इंटरनेशनल स्पेस सेंटर। ये उपग्रह भी है आईएसएस, आईएससी होगा तो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। तुम सेंटर समझ रहे हो, स्टेशन है। स्टेशन बोला मैंने, आप लोगों को सेंटर लगा होगा। सेंटर ही बोला? अच्छा, तो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन यहीं पर है। और यहीं पर जो आपके वो जाते हैं, क्या जाते हैं? एयरक्राफ्ट या मिसाइल वगैरह छोड़े जाते हैं ना उपग्रह, यहीं पर जाके स्थापित किए जाते हैं। अब हम यहाँ टेम्परेचर की बात कर रहे थे। जैसे जैसे धरातल से ऊपर जाएंगे टेम्परेचर क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा, यानी कि हाइट बढ़ने पर टेम्परेचर डाउन होगा। समताप मंडल में 20 किलोमीटर तक
टेम्परेचर बढ़ेगा, उसके बाद एकदम टेम्परेचर न्यूट्रल हो जाएगा। क्यों हो जाएगा बताओ? ओजोन लेयर है, प्रकाश की यूवी रेज यहाँ पर नहीं आती हैं, इससे ऊपर ही रह जाती है, इसलिए यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ेगा, उसके बाद स्थिर हो जाएगा, उसके बाद टेम्परेचर फिर क्या होगा? एकदम बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर टेम्परेचर के डिफरेंस के कारण और ओजोन परत की उपलब्धता के कारण इसको क्या कर दिया गया? डिवाइड कर दिया गया ना। ओजोन परत बता दिया कि किससे फायदा दे रही है? आपकी यूवी रेज से। अब ये ओजोन परत के ऊपर ही तो आप जो वायुमंडल है सेम रहेगा, परिवर्तन चेंज नहीं होगा ना। तो ये ओजोन मंडल के पास ही क्या करते हैं? आपके जितने जेट प्लेन उड़ रहे हैं और जितने एरोप्लेन उड़ रहे हैं, तो ये यहाँ पर इन्हीं को ओजोन परत क्षय कर रही है। और क्षय करने का कारण क्या है? ओजोन परत का क्षय होने का ग्लोबल वार्मिंग हार्म हो रहा है। ग्लोबल वार्मिंग इसके लिए नहीं है, ग्लोबल वार्मिंग इसके लिए नहीं है। ग्लोबल वार्मिंग होता है आपके ग्लेशियर का पिघलना और टेम्परेचर का बढ़ना, उसमें ओजोन परत का कोई खेल नहीं है। ओजोन परत CFC के कारण, CFC क्या है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। उत्पादन कहाँ से होता है इनका? AC के द्वारा, और जितने भी आपके जेट प्लेन उड़ाए जाते हैं उनके द्वारा CFC निकलती है, और ये CFC आपके ओजोन परत को हार्म करती है। अब ये बताओ मुझे, ओजोन परत में छिद्र कहाँ पाया गया है? पता है? नहीं। कितने तुक्के मारते हो? अंडमान निकोबार में पाया गया है, तो अंडमान निकोबार कहने से अच्छा भारत बोल देते। बताओ कहाँ पाया है? उत्तरी ध्रुव में या दक्षिण ध्रुव में? दक्षिण ध्रुव में ओजोन परत में क्या पाया गया है? छिद्र पाया गया है। अब यहाँ पर हो गया, जैसे यहाँ पर हाइट बढ़ेगी टेम्परेचर वो कम होगा, यहाँ पर एकदम टेम्परेचर क्या रहेगा? लिमिट हो जाएगी। जैसे ही यहाँ पर हाइट बढ़ेगी टेम्परेचर भी बढ़ेगा, उसके बाद हाइट बढ़ने के साथ साथ टेम्परेचर कम होता जाएगा। अब जैसे ही आप यहाँ जाओगे टेम्परेचर एकदम हाई हो जाएगा। देख लो 1200, यहाँ पर माइनस में है, फिर 1200 माइनस। ठीक है, इतनी चीज समझ में आ गई। अब जरा लिखना शुरू करो। सौर मंडल, सौर मंडल का लिखवाया नहीं था ना? सौर मंडल क्या करना है? बोलो लांजी, क्या करना है? ये जब मैं आपको लिखवाऊंगी तब लिखवाते जाऊंगी। सौर मंडल लिखो। ट्रोपोस्फीयर, ट्रोपोस्फीयर ट्रोपोस्फीयर सौर मंडल, यह मंडल वायुमंडलीय गतिविधियों, यह मंडल वायुमंडली या ऐसे लिखो जलवायु गतिविधियों के लिए अत्यधिक आवश्यक है। यह मंडल जलवायु गतिविधियों के लिए अत्यधिक आवश्यक है। क्योंकि सभी प्रकार की मौसमी क्रियाएं, जैसे बादलों का बनना, वर्षा का होना, पवनों का चलना, मौसमी क्रियाएं जैसे बादलों का बनना, वर्षा का होना, हवाओं का चलना, तूफान का आना, बादलों का गरजना, जितना भी जान रहे हो, जितना भी दिमाग में सभी को, तो ये सब चीजें देखोगे आप लोग। चक्रवातों का आना सब इसी मंडल में होता है। धरातल से इसकी ऊंचाई आगे आगे करके लिख लो, घर पर जाकर जब फेयर करोगे तो सारा इंक्लूड कर लेना। धरातल से इसकी ऊंचाई औसतन 18 किलोमीटर है। धरातल से इसकी ऊंचाई औसतन 18 किलोमीटर है। जो प्रायः ध्रुवों पर 8 किलोमीटर
ध्रुवों पर 8 किलोमीटर, तथा विश्व पर 12 किलोमीटर मोटी है, तथा विश्व पर 12 किलोमीटर मोटी है। दिखने का होगा नहीं? ये झूम की बड़ी आफत है। हो गया? ध्रुवों पर कितनी है? 8 और विश्व पर कितनी है? 12 किलोमीटर है। औसत पचास में 18 किलोमीटर है। इसकी और विशेषता क्या हो सकती है? सौर मंडल यानी कि आपके जितने भी वेस्टर्नर डिस्टर्बेंस होते हैं वो भी यहाँ दिखाई देते हैं। वेस्टर्नर डिस्टर्बेंस मतलब पश्चिमी विक्षोभ, जिनके कारण क्या होता है? शीतोष्ण चक्रवात आते हैं और जिसके कारण भारत में सर्दियों में वर्षा होती है। क्लियर हो गया? अब यहाँ पर धूल के कण और क्या पाए जा रहे हैं? जलवाष्प। लिख लो इस पद में धूल के कण तथा जलवाष्प पाए जाते हैं। धूल के कण तथा जलवाष्प पाए जाते हैं। इस मंडल में ऊंचाई के साथ जाने पर टेम्परेचर में गिरावट होती है और ये गिरावट 165 मीटर पर 1 सेंटीग्रेड, जिसको समान हाथ दर कहते हैं, जनरल लैप्स रेट। 165 मीटर जाने पर 1 सेंटीग्रेड कम होता है। मैं जो बोलती हूँ ना, लास्ट वाला बोलो, फिर मैं आगे लाइन बोलूंगी। लिखा ही नहीं, तुम लोगों ने भी नहीं लिखा। किसने लिखा है? तो मैंने बोला इस मंडल पर ऊंचाई पर जाने पर टेम्परेचर कम होता है, गिरावट आती है, तापमान में गिरावट आती है। तुम अपने शब्दों में लिख लो, मैं को रट के नहीं आती हूँ, मैं जो मेरे को समझा हुआ होता है वो मैं तुम लोग को लिखवा देती हूँ। समझ गए? ठीक है। अब यहाँ पर है तेज वायु का प्रवाह के कारण यहाँ पर टेम्परेचर क्या होता है? ताप ऊंचाई के साथ सहमनी के नियम से बढ़ता है। सहमनी का मैंने बताया था ना कि पृथ्वी से पार्थिव ऊर्जा जब निकलती है ऊपर की ओर, तो जो संपर्क में वो होती है परत गैस की, उसको गर्म करके जाती है और वो गर्म परत को अगली जो ऊपर होगी गैस उसको गर्म करेगी। तो इसको क्या कह रहे हैं? संवैनिक विकिरण या संवैनिक ऊर्जा के कारण मंडल का गर्म होना। अगला लिख लो, सौर मंडल के बाद कौन सा है? समताप मंडल। और क्योंकि सौर मंडल में आप लोग रह रहे हो तो इसलिए पता है कि यहाँ पर क्या है? इसी मंडल के कारण यहाँ पर जीवन संभव है। सौर मंडल में ये सब चीजें नहीं होती तो यहाँ पर जीवन संभव नहीं हो पाता। अगला लिख लो, समताप मंडल। समताप मंडल प्राय 50 किलोमीटर तक पाया जाता है। प्राय 50 किलोमीटर तक पाया जाता है। समताप है ना, समताप मंडल प्राय तुम्हारे पास छोटे सारे नोट्स बने होंगे, ये बनाए नहीं किसने बनाए थे? अच्छा, 50 किलोमीटर तक पाया जाता है। इस मंडल में मौसम संबंधित घटनाएं घटित नहीं होती हैं। इस मंडल में मौसम संबंधित घटनाएं घटित नहीं होती हैं। इस मंडल में मौसम संबंधित घटनाएं घटित नहीं होती हैं। यह मंडल है। इस मंडल में 20 किलोमीटर की ऊंचाई पर जाने पर टेम्परेचर बढ़ता है। ऊंचाई पर जाने पर टेम्परेचर बढ़ता है।
क्योंकि इस ऊंचाई के बाद इस मंडल में ओजोन परत मिलती है, क्योंकि इस ऊंचाई के बाद इस मंडल में ओजोन परत मिलती है, जिसकी ऊंचाई 20 किलोमीटर से 35 किलोमीटर तक है। ओजोन परत मिलती है, जिसके कारण यहाँ का टेम्परेचर या यहाँ का तापमान समान रहता है, क्योंकि ओजोन पर सूर्य से आने वाली यूवी किरणों को परावर्तित कर देती है, क्योंकि ओजोन परत सूर्य से आने वाली किरणों को परावर्तित कर देती है, जिससे जीव जगत की रक्षा होती है, मध्यमंडल। हाँ, ओजोन गैस कितनी पाई जाती है बेटा? इसकी लेयर है, लेयर की मोटाई मैंने बता दी 20 किलोमीटर से 35 किलोमीटर की सीमा में जो भी गैस मिल रही है वो आपको ओजोन मिल रही है। ओजोन हाँ, सूर्य से आने वाली परावैंगनी किरणों को ये परावर्तित कर देती है। किसमें? ओजोन परत के अंदर ऑक्सीजन नहीं पाई जाती, वायुमंडल में जो ऑक्सीजन पाई जाती है वो 20% पाई जाती है। इससे पहली वाली क्लास में वायुमंडल में कितनी गैसें क्या पाई जाती है? जब टूटा है ना तो O और O2 में टूटा, O2 में टूट गया, फिर क्या करेगा? ये O2 ये फिर से O2 में कन्वर्ट हो जाएगा, और बाकी जो एक और बच रहा है वो क्या कर लेगा? वो जो वायुमंडल में होता है उससे मिलकर बना लेगा। ठीक है, लिखो आगे। आयनमंडल ऊंचाई के जाने पर, अच्छा मध्यमंडल, मीसोस्फीयर लिखो, ऊंचाई इसकी ऊंचाई पहले लिख लो, इसकी ऊंचाई 50 वो है, उसके बाद जो है 80 किलोमीटर तक इसकी ऊंचाई होती है, 80 से स्टार्ट होती है, सॉरी 80 से। एनसीईआरटी का लिखो 400 और बुक में लिखा है 640। उसके अलावा कहीं देखोगे तो आपको क्या मिलेगी? अलग अलग मिलेगी, पर जहाँ 80 से 640 बुक में है, और जो एनसीईआरटी का है वो 400 है। आयनमंडल की 640 ऊपर है। नहीं, 80 से 96 तक आपका डी लेयर आएगी, फिर 96 से 110 तक आपकी हो जाएगी ई लेयर, एफ लेयर, और उसके बाद लेयर पटेगी। क्या 400? हाँ, 80 से 400 किलोमीटर। 400 जहाँ लिख रहे हो एनसीईआरटी लिख लो पहले। अच्छा, 208 की कैटेगरी में 50 कर लो, 150 और 80। यहाँ पर क्या है? टेम्परेचर के साथ जाने पर जैसे जैसे हाइट बढ़ेगी, जैसे जैसे हाइट बढ़ेगी टेम्परेचर डाउन होगा। हाइट बढ़ने के साथ साथ, ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान में गिरावट होगी। ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान में गिरावट होगी। मीसोस्फीयर यानी कि मध्यमंडल, आने वाले उल्कापिंडों को धरातल पर आने नहीं देता। आने वाले उल्कापिंडों को धरातल पर आने नहीं देता।
तथा इन्हें वहीं पर नष्ट कर देता है। इसके बाद लिखो आयन मंडल। आयन मंडल, इस मंडल की ऊंचाई प्रायः 80 से 400, 80 से 400, 400 एनसीईआरटी में बोला है वाला, 400 ही लिख लो। और बाकी अगर लिखना चाहते हो तो 640 लिखिए। 400 तो अच्छी बात है, और 400 लिख रहे हो तो एनसीईआरटी 2008 भी लिख लेना उसको। बदलाव हो गया होगा देख लेना, इसलिए मैंने कहा एनसीईआरटी 2008 के बाद जो बुक मैंने पढ़ी है करंट की है उसमें भी 2008 के लिखा है। मैं क्या बताऊं। चलो आगे लिखो, कौन सी है? आयन है ना। ये मंडल या ये परत रेडियो तरंगों को परावर्तित करती हैं। ये तरंगें रेडियो तरंगों को परावर्तित करती हैं। इस लेयर को पुनः डी लेयर, इस लेयर को पुनः डी लेयर, डी लेयर, ई लेयर, एफ लेयर और जी लेयर में बांटा गया है। इस लेयर को पुनः डी लेयर, ई लेयर, एफ लेयर और जी लेयर में बांटा गया है। यह वर्गीकरण इनके द्वारा रेडियो तरंगों के परावर्तन के आधार पर किया गया है। रेडियो तरंगों के परिवर्तन के आधार पर किया गया है। रेडियो तरंग के परिवर्तन के आधार पर किया गया है। पहली कौन सी लिखी है? डी लेयर। डी लेयर किसको करती है? तीव्र रेडियो तरंगों को परावर्तित करती है। डी के बाद कौन सी लेयर है? ई लेयर। ई करती है मध्य रेडियो तरंगों को परावर्तित करती है। डी हो गया, ई हो गया, एफ लिखो। एफ लेयर लघु तरंगों को परावर्तित करती है। तथा जी लेयर सारी रेडियो तरंगों को परावर्तित करती है। सारी रेडियो तरंगों को परावर्तित करती है। इसके बाद लिख लो कौन सा मंडल रह गया? बहिर्मंडल। बहिर्मंडल, बहिर्मंडल की ऊंचाई 400 एनसीईआरटी लिख रहे हो तो 400 से पूरा कर लेना 1000-1200। किसमें स्लाइड ऊपर रखो। यही है ना? लिखो इसकी हाइट लिखी बेटा। यहाँ पर ऊंचाई के साथ साथ तापमान में वृद्धि होती है। इस मंडल में ऊंचाई के साथ साथ तापमान में वृद्धि होती है। इस मंडल में ऊंचाई के साथ साथ तापमान में वृद्धि होती है। तथा इस मंडल में हाइड्रोजन और हीलियम गैस की प्रधानता होती है। इस मंडल में हाइड्रोजन और हीलियम गैस की प्रधानता होती है। हाइड्रोजन और हीलियम गैस की प्रधानता होती है।
आपका अंतरिक्ष शुरू हो जाता है। अब ये मुझे बताओ, एनसीईआरटी किसने ले ली है? ली है किसी ने? नहीं। पढ़े एनसीईआरटी? ली है, पढ़ी नहीं है, तो घर में रखी हुई बंद करके। और किसी ने ली एनसीईआरटी? ले ली तुमने? इस साल की है या पिछले साल की है? इसी साल की है। ली है पर पढ़ी नहीं है ना? एक बार पढ़ने में समझ नहीं आता है, एनसीईआरटी को 5 से 6 बार पढ़ना ही है। अब बात करेंगे हम आपके टेम्परेचर की। क्या होता है टेम्परेचर? बात मत करो। इस कमरे का इस समय टेम्परेचर बहुत हाई है। इस कमरे का टेम्परेचर हाई होने का मतलब क्या है? गर्मी लग रही है। टेम्परेचर हाई है इसलिए गर्मी लग रही है, गर्मी लग रही है इसलिए टेम्परेचर हाई नहीं है, ये गलत बता रहे हो। टेम्परेचर हाई है इसलिए गर्मी लग रही है। अब टेम्परेचर हाई क्यों है ये मैंने पूछा है। क्यों है हाई टेम्परेचर इस कमरे का? इसी कमरे का मुझे बताओ पहले, फिर हम बाहर की दुनिया की बात करेंगे। ये कमरा जो है वो किरणों को परावर्तित नहीं कर पा रहा। अच्छा, यही कारण है। हो सकता है यहाँ बच्चे ज्यादा हैं, अपनी अपनी हीट यहाँ छोड़ रहे हैं, श्वसन क्रिया के द्वारा अपनी हीट छोड़ रहे हैं। जो हीट होती है वो क्या करती है? जो ऊष्मा है वो क्या करती है? टेम्परेचर को बढ़ाती है। समझ रहे हो? तो टेम्परेचर किसका द्योतक है? ऊष्मा का द्योतक है। जहाँ ऊष्मा ज्यादा होगी और टेम्परेचर को आप मापते हो, किसमें मापते हो? किसमें मापते हो टेम्परेचर को? किससे मापा जाता है और उसकी इकाई क्या है? इकाई तो केल्विन है, सेल्सियस। फ़ारेनहाइट भी है और केल्विन भी है और क्या है? डिग्री सेंटीग्रेड भी है ना? और नापते किससे? थर्मामीटर से। थर्मामीटर से नापा जाता है। अपना टेम्परेचर नहीं नाप पाते हो तो बुखार आता है तो डॉक्टर क्या देता है आपको? थर्मामीटर। कहाँ लगाते हो? मुंह में। अब बगल वाला भी आ गया, पहले मुंह वाला होता था, है ना? तो लगाते हो ना, तो उससे क्या पता चलता है आपकी जो बॉडी का टेम्परेचर है वो बढ़ा है या कम है। बढ़ा है तो बुखार आया है, ऐसी पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ रहा है तो उसको भी बुखार आ रहा है ना। अब पृथ्वी जो अपना टेम्परेचर बढ़ा रही है वो कैसे बढ़ा रही है? पृथ्वी ऊष्मा लेती है, किससे लेती है? सूर्य से। सूर्य से ऊष्मा पृथ्वी प्राप्त कर रही है ना। तो पृथ्वी पर जो ऊष्मा का सोर्स है वो आपका सूर्य है, और सूर्य से ये जो प्राप्त करती है उसको क्या कहते हैं? सूर्य ताप। सूर्य ताप ही तो कहते हैं ना। यानी कि जो ताप, वह ताप जो उसको किससे मिल रहा है? सूर्य से। सूर्य का ताप मिला के हमने कर दिया सूर्य ताप। इसको इंग्लिश में कहते हैं आइसोलेशन। समझ में आ गया? सूर्य ताप को इंग्लिश में कहते हैं आइसोलेशन। अब ये बताओ, क्या सूर्य ताप पूरी पृथ्वी पर एक जैसा बढ़ता है? नहीं। नहीं का कारण? बोलते जाओ, मैं सुन रही हूँ। अगर मैं देख नहीं रही हूँ तो कोई दिक्कत नहीं है उसमें। अच्छा, बहुत सारा। हाँ बताओ। सूर्य का पृथ्वी के कितना नजदीक होना और कब कितना दूर होना, या पृथ्वी का कौन सा सिरा सूर्य के पास है, या पृथ्वी के अपने अक्ष पर झुका होना, ये सारी क्या करती हैं? पृथ्वी पर सूर्य की मात्रा कितनी कहाँ मिलेगी उसको निर्धारित करती हैं। अब पृथ्वी अगर सीधी ऐसी होती, ये जो लाइन दी है, तो सूर्य का प्रकाश पूरा लंबवत ध्रुवों पे, दोनों ध्रुवों पर पड़ रहा होता। पर क्या है, पृथ्वी की फितरत है वो झुकी हुई है। उसके झुके होने के कारण नॉर्थ ये नॉर्थ पोल हो गया आपका, ये साउथ पोल हो गया। अब यहाँ देखो, साउथ पोल पे क्या रोशनी दिख रही है आपको?
और नॉर्थ पोल पे क्या दिख रही है? बताओ, लाइट दिख रही है या नहीं, या अंधेरा दिख रहा है? और दिख रहा है तो कहाँ तक दिख रहा है? ये जो लाइन है, ये सीधी लाइन है जो पृथ्वी को आधे भाग में बांट रही है, जिसको आप देशांतर मत समझ लीजिएगा अभी। इसको ये समझा है, अगर पृथ्वी झुकी हुई नहीं होती तो कैसी होती? तो ऐसी होती। झुकी हुई है तो ऐसी हो गई है। अब यहाँ देखो, यहाँ पर अंधेरा दिख रहा है आपको, पर यहाँ पर रोशनी है। साउथ पोल पर रोशनी है, नॉर्थ पोल पर रोशनी नहीं है। ठीक, आप इधर आ जाओ। ये डेट कौन सी होगी? 22 दिसंबर, जब सूर्य का प्रकाश लंबवत पड़ता है किस पर? मकर रेखा पर। कल पढ़े थे ना मकर रेखा, कर्क रेखा। कौन कौन पढ़ा था कल? लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड। लैटिट्यूड की वो क्या है नंबर? 179। हाँ, 179। और अगर हम ध्रुवों को भी जोड़ ले तब? ठीक है। मकर रेखा कौन कितने डिग्री पर है? 23.5 डिग्री। दक्षिणी अक्षांश भी बोला करो पूरा पूरा। आगे बात समझ में? तो इस समय सूर्य का प्रकाश कहाँ पर पड़ रहा है? कल मैंने आपसे कहा था ना, यूपीएससी में क्वेश्चन आया है इसी बार, इसमें से लिया है। समानता का अनंत मतलब मैंने यहाँ दिखा दिया है, एक एक करके देखते जाओ, पास करते जाओ। पेपर मैंने फोल्ड करा हुआ है जहाँ पर आए हैं। और ये टॉपिक जो मैं आज पढ़ा रही हूँ, इस बार के यूपीएससी में से 3 क्वेश्चन इसी में पूछ लिए गए हैं, इसी पेपर में। क्या हुआ? क्योंकि वो इतना जब आते हैं, जैसे ही वो वायुमंडल में आते हैं, यहाँ की घर्षण के कारण, जैसे वो आएंगे घर्षण के कारण। ठीक है, अच्छा है, तुम दिमाग लगा रहे हो, सोच रहे हो ये चीजें, तो क्वेश्चन कर रहे हो। ठीक, अब ये पृथ्वी कैसे घूम रही है? ऐसे मूव कर रही है ना। अब जब ये पृथ्वी इधर आएगी तो आप देखो सूरज का प्रकाश कहाँ पड़ रहा है? सूरज का प्रकाश कहाँ पड़ रहा है? इसके सामने, यानी कि सीधे सीधे इक्वेटर पे पड़ रहा है। अब इक्वेटर पे पड़ रहा है तो ये जो 23.5 डिग्री उत्तरी और 23.5 डिग्री जो दक्षिणी अक्षांश है, यहाँ पर पूरा लंबवत पड़ रहा होगा। इसके बाद किरणें क्या हो रही होंगी? तिरछे। जितनी जितनी किरणें तिरछी होती जाएंगी, उतनी उतनी पृथ्वी के पास सूर्य का प्रकाश सीधा नहीं पहुंचेगा, तिरछा पहुंचेगा, तो पृथ्वी हीट कम होगी। और जहाँ लंबवत पहुंचेगा वहाँ पृथ्वी हीट ज्यादा करेगी। तो ध्रुवों पर यानी कि 23 डिग्री उत्तरी और 23 डिग्री दक्षिण के पास जो पहुंचेगा तो यहाँ पर हीट करेगी पृथ्वी सबसे ज्यादा। और ये डेट बताओ कौन सी होगी? 22 मार्च की। पेपर ले जाना, फोटो कॉपी करवा लेना। क्यों फोटो खींच रहे हो? हाँ, पार्थिव पृथ्वी हीट को ऑब्जर्व करती है, वो कर लेगी, और अपनी जो हीट ऑब्जर्व करी उसको छोड़ती भी है, रिलीज करती है, तो उसको हम कहते हैं पार्थिव विकिरण। वो आज समझ रहे हो? जो आप देखते हो ना, सूरज जाने के बाद भी आपको गर्मी का एहसास हो रहा है, तो सूरज जाने के बाद भी रात में भी गर्मी का एहसास हो रहा है, वो पृथ्वी की पार्थिव ऊर्जा के कारण होता है। ये ऐसा होता है, सूरज से जो किरणें आती है वो लघु तरंगों में आती है, और पृथ्वी जो होती है वो तीव्र तरंगों में जा नहीं पाती है, वो जा नहीं पाती है, वहीं रह जाती हैं। और बाकी जो CO2 बताई गई है ना, वो उसको वहीं का वहीं स्टोर करके रखती हैं। तो इसके लिए थोड़ा सा जो साइंस के बच्चे उनको तो थोड़ा समझ में आ रहा होगा, जो साइंस के बच्चे नहीं हैं, आप लोग साइंस के हो? नहीं, हाँ, इसीलिए मैं कह रही हूँ जो लोग साइंस के हैं उनको ये चीज़ समझ में आएगी, और जो लोग साइंस के नहीं हैं, एक बार साइंस को भी पढ़ना। अब यहाँ पर क्या है, फिर पृथ्वी टर्न करी, टर्न करके कहाँ पर आ गई आपके? अब यहाँ देखो, ये डेट है 21 जून की, जहाँ पर दक्षिणी गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध में क्या होगा? गर्मी, और सबसे बड़ा दिन। सूर्य का प्रकाश लंबवत पड़ रहा है कहाँ पर? कौन सी रेखा है ये? कर्क रेखा है ना। कर्क रेखा पे लंबवत पड़ रहा है।
अब यहाँ देखो, यहाँ पर ध्रुवों पर जा रहा है और जबकि उधर देखो नॉर्थ पोल में सूरज का प्रकाश का नहीं था ना, पर कहाँ पर था? साउथ पोल पर। तो 21 दिसंबर में यहाँ पर कौन सा टाइम होगा? यहाँ पर होगा ग्रीष्मकाल और यहाँ पर होगा ग्रीष्मकाल। समझ में आ गया? जब यहाँ पर ध्रुवों पर प्रकाश जा रहा है और प्रकाश कहाँ पड़ रहा है? मकर रेखा पर, और यहाँ पड़ रहा है कर्क रेखा पर। यहाँ पर भी गर्मी है और यहाँ पर भी गर्मी है। इसके अपोजिट जब आओगे तो यहाँ पर क्या चल रहा होगा इस समय? शीतकाल। 22 दिसंबर को दक्षिण गोलार्ध में गर्मियां होंगी और उत्तरी गोलार्ध में क्या होगा? ठंडी का टाइम होगा ना, दिसंबर है ना, यहाँ दिसंबर में गर्मी होगी और यहाँ दिसंबर में ठंडी होगी। क्योंकि हम लोग कहाँ रह रहे हैं? हम लोग कौन से गोलार्ध में हैं? उत्तर पूर्वी गोलार्ध। एक ही बोलो, अगर तुम उत्तर पूर्वी बोलोगे तो अभी कंफ्यूज हो जाएंगे आधे से बच्चे। उत्तरी गोलार्ध है ना? तो हम लोग कहाँ पर है? उत्तरी गोलार्ध में। पूर्वी में भी मत बांटो। पूर्वी में तब बांटेंगे जब हम देशांतर की बात करेंगे। तो हमारा जो भारत है पूर्णतः उत्तरी गोलार्ध में आता है और उत्तरी गोलार्ध में 21 जून को क्या चल रही होती है? गर्मियाँ चल रही होती है और सूर्य का प्रकाश कहाँ पड़ रहा होता है? कर्क रेखा पे पड़ रहा होता है। विषुवत पे नहीं, विषुवत पे पड़ेगा सिर्फ 21 मार्च को और वो 22 मार्च को और 23 सितंबर। अब यहाँ देखो, आपके सामने जो पृथ्वी का फेस है वो काला है ना, तो यानी कि उस साइड में प्रकाश पड़ रहा होगा, उसको आप ऐसे समझो यहाँ पर जैसे प्रकाश यहाँ पड़ रहा है वैसे सेम प्रकाश यहाँ पड़ रहा होगा। यहाँ पे प्रकाश इक्वेटर पर पड़ रहा होगा। तो मार्च में जो जहाँ पर प्रकाश इक्वेटर पर पड़ता है वहाँ 12 दिन के पूरा 24 घंटे होता है ना, 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रातें होती हैं। जैसे जैसे आप यहाँ पर जाओगे तो यहाँ पर दिन कैसे होंगे? दिन की अवधि ज्यादा और रात की अवधि कम होती जाएगी। ये देखो, दिन क्या है? छोटे हैं और रातें क्या है? बड़ी हैं। अब यहाँ देखो, दिन बड़े हैं और रातें छोटी हैं। समझ में आ गया? सर्दियों में दिन बड़े, दिन छोटे क्यों होते हैं और रातें बड़ी क्यों होती है? और गर्मियों में दिन बड़े और रातें छोटी क्यों होती है? रीजन पता चल गया? क्योंकि सूर्य का प्रकाश कैसा पड़ता है? पृथ्वी पर तिरछा पड़ने के कारण दिन में क्या पाया जाता है? अंतर। और लंबन कहाँ पड़ रहा है? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर। यह है अपसौर और उपसौर की स्थिति। वो स्थिति जब क्या होता है? पृथ्वी सूर्य के सबसे ज्यादा निकट होगी, उसको क्या कह रहे हैं? पेरिफेरल या एप्रीफेरल। क्या कहते हैं? पेरिहिलियम और दूरियां देखो, एक जगह पृथ्वी की सूर्य से दूरी है 1497 मिलियन और एक जगह है 1592 मिलियन। तो 15 ज्यादा दूर है या 14 ज्यादा दूर है? 15 ज्यादा दूर है। तो जहाँ पृथ्वी सूर्य से दूर होगी तो सूर्य का प्रकाश इतना पृथ्वी को इतना गर्म नहीं करेगा ना। जब आप आग के पास बैठे हो तो आग के पास बैठने में आपको ज्यादा गर्म लगेगा या आग के पीछे रहने में ज्यादा गर्म लगेगा? है? अंगीठी सेकने बैठोगे सर्दियों में तो बिल्कुल अंगीठी से चिपक के बैठोगे ना। दूर बैठोगे तो क्या होगा? दूर बैठोगे तो ठंड लगेगी ना, उसकी तपिश नहीं मिलेगी। तो सेम यही कंडीशन है, जब पृथ्वी सूर्य से जब से सबसे ज्यादा दूर होगी उस समय पृथ्वी कम हीट हो रही होगी, है ना। और पृथ्वी जब सूर्य के सबसे ज्यादा पास होगी उस समय पृथ्वी सबसे ज्यादा हीट हो रही होगी, यानी कि सबसे ज्यादा उसमें प्राप्त कर रही होगी ना। सूर्य से ताप कब प्राप्त करेगी सबसे ज्यादा? जब सबसे पास होगी। और कब कम प्राप्त करेगी? जब सबसे दूर होगी। क्लियर होगी ये बातें? समर सीजन, स्प्रिंग सीजन, ये तो जब पृथ्वी की वो बताएंगे तब बताएंगे आपको। ठीक है, अब हम आते हैं वापस टॉपिक पे। इतना समझ में आ गया कि पृथ्वी का जो
हीट का पूरा स्रोत है वो किससे है आपका? सूर्य से। सूर्य से अपना ताप प्राप्त कर रही है, इसलिए उसको हम कह रहे हैं सूर्य ताप, यानी कि आइसोलेशन। अब एक चित्र बना दो, यहाँ सुनते रहना बेटा। बना दूं या दिखा दूं? -23.5 डिग्री उत्तरी और 23.5 डिग्री दक्षिणी। ये जो हमारा एरिया है, अब इतना तो पता चल गया, यहाँ पर सूर्य का प्रकाश पूरे साल भर लंबवत पड़ता है। इसको हम कहते हैं उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। यानी कि ट्रॉपिकल जोन। कल जो बच्चे आए होंगे जरा ये मुझे बताओ, 66.5 डिग्री नॉर्थ क्या था और 66.5 डिग्री साउथ क्या था? ऊपर आर्कटिक और नीचे ये सर्कल क्या डिवाइड कर रहा है, क्या बांट रहा है? फोटो खींच रहे हो, क्वेश्चन देख लो बस, पीडीएफ मिल जाएगी आप लोगों को। पढ़ाई में ध्यान नहीं है अभी। ये कटिबंधों में ये कटिबंधों में बांट रहा है, यानी कि इस पर सूर्य की रेखाएं कैसी पड़ रही हैं? तिरछी। अब मेरी एक बात ध्यान से देखो, ये वाला एरिया ज्यादा है या ये वाला एरिया ज्यादा है? तिरछा एरिया ज्यादा है या सीधा एरिया ज्यादा है? यहाँ पर सूर्य का प्रकाश लंबवत है और यहाँ पर तिरछा है। लंबवत वाला ज्यादा है, तिरछा वाला कम है। बताओ जरा, पीछे एरिया कौन सा ज्यादा है? बीच वाला? ऊपर नीचे वाला ज्यादा है। ऊपर नीचे वाला ज्यादा है। सूर्य का जब प्रकाश आता है तो इस रेंज, ये एरिया कम होता है, ये रेंज ज्यादा होती है। इसको गर्म करने में ज्यादा टाइम लगता है और इसको गर्म करने में कम टाइम लग रहा है। क्यों? एक तो सूर्य का प्रकाश सीधे आ रहा है, ऊपर से क्षेत्रफल भी इसका पूरे ग्लोब पर कम है, और तिरछे पर सूर्य का प्रकाश भी तिरछा पड़ रहा है और क्षेत्रफल की दृष्टि से भी ज्यादा है। इसलिए यहाँ पर क्षेत्र ज्यादा गर्म करना पड़ता है तिरछा, और जो सीधा क्षेत्र होता है, उस कटिबंधीय क्षेत्र होता है, उसको कम गर्म करना पड़ता है। यानी कि सूर्य की कम एनर्जी लग के ही वो अधिक गर्म हो जाता है। एक रीजन तो ये हो गया, और रीजन भी हो सकते हैं इसके अलावा? इसके अलावा और रीजन हो सकते हैं कोई? और ये जो 23.5 डिग्री से ये वाला डिग्री है, इसको कहते हैं शीतोष्ण या उपोष्ण। कटी सब ट्रॉपिकल जोन। इतनी बात समझ में आ गई? 23.5 डिग्री से 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 23.5 डिग्री से 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। इसको क्या कह रहे हैं? सब ट्रॉपिकल जोन। सब ट्रॉपिकल जोन में ये ऐसा जोन है जहाँ पर सूर्य का प्रकाश कैसे पड़ रहा होगा? आपका तिरछा पड़ रहा होगा, और ये सबसे ज्यादा एरिया कवर करता है सूर्य ताप के लिए। सूर्य ताप के लिए ये वाला क्षेत्र सबसे ज्यादा है, जिसको सूर्य को ये वाला क्षेत्र सबसे ज्यादा गर्म करना पड़ता है। इसके अलावा और कोई चीजें हो सकती हैं? सूर्य ताप में भिन्नता नहीं। अच्छा मुझे ये बताओ, ये तो पृथ्वी को गर्म करा ना, सूर्य ने किसको गर्म करा? पृथ्वी को। क्या सूर्य ने वायुमंडल को भी गर्म करा? करा तो कहाँ कहाँ करा, कितना परसेंट करा? बताओ।
वायुमंडल को गर्म करेगा? नहीं। अन्याय हो रहा है, अन्याय सही। क्वेश्चन सुन लो पहले ध्यान से। पार्थिव विकिरण की तुलना में आगामी यानी कि इनकमिंग सौर विकिरण से वायुमंडल अधिक गर्म होता है, पहला कथन है। दूसरा सुनो, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड तथा अन्य ग्रीन हाउस गैसेस तीव्र तरंग विकिरण को अवशोषित करती हैं। अब ये बताओ दोनों कथन सही हैं, दोनों गलत हैं? एक सही है, एक गलत है। पहला गलत है, पहला गलत है, दूसरा जो कह तुमने आंसर देख लिया होगा इसमें। चलो बस पता है, चलो ठीक है। सूरज कह रहा है पहला गलत है और दूसरा सही। अब रीजन दे दो मुझे। रीजन क्योंकि जो लघु तरंगें आती हैं वो डायरेक्टली पृथ्वी पर ही आती हैं। यहाँ पर ये क्वेश्चन सुन लिया ना सबने, क्वेश्चन समझा? ये कह रहा है जो पार्थिव विकिरण की तुलना में आगामी किरणें, जो आगामी किरणें कहाँ से आ रही हैं? सूर्य से आ रही हैं। वो क्या करती है? वायुमंडल को पार्थिव किरणों की तुलना में अधिक गर्म करती हैं। ये क्या सही है? नहीं है ना? तो यही तो मैं पूछा आपसे, मेरा क्वेश्चन यही तो था। बस इन्होंने लैंग्वेज थोड़ी चेंज कर दी और मैंने थोड़ी सी अलग करी। मैंने क्या था? मैंने यही तो कहा था। ये बताओ जो वायुमंडल को गर्म करता है, क्या सूर्य का प्रकाश, आने वाला सूर्य का प्रकाश गर्म करता है? हाँ या ना? बिल्कुल नहीं करता। क्या बिल्कुल नहीं करता? ये बताओ मुझे। एकदम नगण्य नहीं कह सकते हो आप, कुछ परसेंट। कितना? 14% गर्म करता है। बाकी वायुमंडल जितना भी गर्म हो रहा है किससे हो रहा है? पार्थिव विकिरण के द्वारा गर्म हो रहा है। अब इसको चित्र के द्वारा समझाओ। चित्र के द्वारा ये हमारी अर्थ है। ये वायुमंडल की सबसे निचली परत है, कौन सी? सौरमंडल। आगे वाली परतों को हमें पढ़ना ही नहीं है। क्यों? मौसमी जितनी भी घटनाएं हो रही है सब इसी परत में हो रही है। तो आपका जब सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर आएगा तो यहाँ पर कौन कौन सी गैसें और क्या क्या पाया जा रहा है मुझे ये बताओ वायुमंडल में फटाक से। एक ही बच्चा नहीं बोलेगा और भी बोलो। सूरज तुम बिल्कुल नहीं बोलोगे। तुम बोले तो तुम्हारी पनिशमेंट यही है, तुम कान पकड़ के खड़े हो जाओगे। हाँ। N2 की मात्रा 78%, O2 80-20 ऐसे पड़ती है, 20 में से। अगली आर्गन हो गया। आर्गन के बाद जो बच्चे पढ़े हैं वो नहीं बोलोगे क्या? 0.91%। इसके बाद कार्बन, बस कैसे बता दो, अब इतना परसेंटेज बताने की जरूरत नहीं है। इसके बाद क्या पाया जा रहा है? जल वाष्प और धूल के कण और बाकी ये जो गैसेस हैं ये क्या करती हैं? सूर्य के प्रकाश को कुछ अवशोषित करती हैं। मान लो यहाँ पर जैसे मैंने कल बताया था ना कि मेरे को लगता है कि मेरे साथ ऐसा क्यों होता है कि बोर्ड अचानक से जूम हो जाता है। कल मैंने एक्सप्लेन करा था, रीजन क्या था कि जो आपके धूम में धूल के कण होते हैं वो इसमें आके टकराएंगे तो ये भी क्या करेगा? रिएक्ट करेगा ना। अब मान लो अगर कोई मक्खी आके यहाँ बैठ जाएगी तो बिल्कुल ऐसे ही एक निशान बन जाएगा। आई बात समझ में? तो हाँ, ये बोला नहीं है। कभी कभी मेरा दुपट्टा भी छू जाएगा इस पे ऐसे करके तब भी हो जाएगा। समझ रहे हो ना? है ना? कुछ भी कण यहाँ पर आगे टच होगा ये आराम से क्या हो जाएगा? आगे बात समझ में? तो ये जूम इन और जूम आउट हो जाएगा। दो कण एक साथ टच हुए तो ये जूम इन हो जाएगा। आगे बात समझ में या नहीं? अब आ जाओ अपने टॉपिक पर वापस। तो यहाँ पर जल वाष्प और धूल के कण पाए जाते हैं। तो ये क्या करेंगे? जैसे ही धूल के कणों पर प्रकाश आपतित हुआ थोड़ा ऑब्जर्व करेंगे, बाद में क्या कर देंगे?
परावर्तित कर देंगे। यही सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर आया। पृथ्वी का एक गुण है, क्या है, इसमें पार्थिव विकिरण 24 घंटे दिन और रात हमेशा होता रहता है। पर दिन में क्या करता है, ये हीट मिलती है इसको, इसकी कंपेयर में जो पार्थिव विकिरण होता है यानी कि जो रिड्यूस करती है अपनी हीट को, वो कम मात्रा में कर पाती है। इसलिए हमें कभी भी देखना, नॉर्मल क्या होता है, अभी आप देखो बादल हो जाएगा तो मौसम क्या रहेगा, ठंडा रहेगा ना, मौसम ठंडा हो जाता है। फिर भी कहीं ना कहीं हमको क्या मिलती है, गर्मी सी महसूस हो रही है ना, धूप नहीं है फिर भी हमें गर्मी महसूस हो रही है। कहते हो ना मौसम कितना अच्छा हो रहा है फिर भी गर्म हो रहा है। क्यों गर्म हो रहा है कि पृथ्वी का जो पार्थिव विकिरण है यानी पृथ्वी की जो किरणें हैं, रेडिएशन है, वो क्या कर रही है, रिलीज करती है। वो दिन में भी करती है, वो रात में भी करती है। दिन की अपेक्षा रात में अधिक होता है क्योंकि सूर्य उस समय दिखाई नहीं देता है। आगे बात समझ में। तो जो अब यहाँ पर पार्थिव विकिरण हो रहा है दीर्घ तरंगों द्वारा, यहाँ पर आने वाले जो गैसेस होंगी और जितने भी जलवाष्प और धूल के कण होंगे इनको भी क्या करेगा, हीट अप करेगा। तो ये भी गर्म होके क्या करेंगी, वायुमंडल को गर्म कर देती हैं। इतनी बात समझ में आई या नहीं? पीछे आगे पीछे नहीं समझ में आई है तो अभी भी बोल दो, फिर दोबारा रिपीट कर दूंगी। आया नहीं? किसको नहीं आया? आज जो मंदिर गया वो बताए पहले। एक जन और भी गया था जिसको मैंने भी देखा था आज मंदिर में, पर उसने मुझे नहीं देखा। चलो बताओ, अभी बताओ क्लियरली समझ आई ये बात या नहीं? आपको समझ में आया बेटा? नहीं समझ में आया? जब सूर्य, देखो आप ऐसे समझो, आप खाना खाते हो ना, खाना किस लिए खा रहे हो? आज आपका व्रत है, आज आप खाना नहीं खाओगे पर आपको एनर्जी चाहिए, तो वो एनर्जी आपको कहाँ से मिलेगी? आप चरण एकदम शांत हो जाओ अभी। वो एनर्जी कहाँ से मिलेगी आपको? आज खाना नहीं खाओगे, एनर्जी कहाँ से मिलेगी? वो स्टोर एनर्जी का आपके अंदर, जिसको हम कहते हैं व्रत की ऊर्जा। सेम यही वाली बात है। दिन में तो पृथ्वी अपने आप को गर्म रखती है, किससे? सूर्य के प्रकाश से। पर वो रात में भी तो अपने आप को गर्म रखना चाहती है ना, तो वो रात में अपने आप को गर्म रखना चाहती है क्योंकि उस समय उसको सूरज नहीं मिला, तो रात में गर्म रखना चाहती है। तो अपने द्वारा जो ऊर्जा को इसने क्या करा है, अपने अंदर ऑब्जर्व करा है, उसको ही रिलीज करती है। जब वो उसको रिलीज करेगी तो ऊपर की तरफ करेगी ना, तो ये होती है दीर्घ तरंगे। तो ये जो दीर्घ तरंगे होती हैं ये किसको करेंगी? जो नीचे का वायुमंडल है उसको गर्म करती हैं। आई बात समझ में आ गया या नहीं? ऐसे समझो आज आपका व्रत है, आपने कुछ नहीं खाया पर आप अभी भी चल रहे हो, जो शरीर आपका चला रहा है वो एनर्जी है, तो आपने आपके बॉडी में क्या कर रखी है, ऑब्जर्व कर रखी है, स्टोर कर रखी है। तो 4-5 दिन आप नहीं खाओगे तब भी जिंदा रह लोगे, और उसके बाद नहीं खाओगे फिर आप मर जाओगे। आगे बात समझ में? तो यही है, पृथ्वी अपनी ऊर्जा को क्या करती है, अपने अंदर स्टोर करके रखती है। ये चीज समझ में आ गई? ठीक, अब आगे सुनो। बात नहीं करो, हेडिंग डालो। तापमान को प्रभावित करने वाले कारक, ऐसे फैक्टर जो टेम्परेचर को क्या करते हैं, क्या कहें? पहले समझा दूं, समझा दिया था क्या? तापमान मैंने उसमें इसमें अलग है उसमें अलग है, क्वेश्चन में बताए थे ना, अब स्थल में बताएंगे ना। अब क्या पढ़ रहे हो? क्लाइमेटोलॉजी पढ़ रहे हो ना। तापमान को प्रभावित करने वाले कारक, क्या पृथ्वी पर हर जगह एक ही जैसा टेम्परेचर है? पहला कारण क्या है? पहला कारण क्या है जो टेम्परेचर भिन्नता पाई जा रही है? पृथ्वी का अपने अक्ष पर झुकाव, पृथ्वी का अपने अक्ष पर झुकाव, जिस कारण उसको हम देखते हैं अक्षांश रेखाओं में, है ना।
कि विश्व से ध्रुवों की तरफ जाओगे तो टेम्परेचर कम होगा। इसको अगर हम सिंपल लैंग्वेज में विश्व और ध्रुव बार बार ना बोले तो हम इसको कह सकते हैं निम्न अक्षांशों से उच्च अक्षांश, यानी कि निम्न मतलब 0 डिग्री से उच्च मतलब आप कहाँ तक जाओगे 90 डिग्री तक जाओगे। इसके बाद क्या ऊंचाई करेगी इफेक्ट, कैसे करेगी ऊंचाई? पहाड़ों पे क्यों जाते हो घूमने? गर्मियों में लोग पहाड़ों पर जाते हैं, सर्दियों में लोग समुद्र किनारे जाते हैं। क्यों जाते हैं? शोर नहीं बजाओ। हाँ, क्योंकि वहाँ ठंडी जगह होती है। ठंडी जगह बताया तो अच्छा, पर ठंडी जगह हो रही है। और कोई? हाँ बताओ। पहाड़ों पर मौसम ठंडा है, ठंडी हवाएं, कारण है ऊंचाई। आप सुन लो, कारण क्या है? ऊंचाई। धरातल से जितना ऊपर जाओगे आप अपने फ्लोर से, ऐसे मानो ऊपर जाओगे तो हवा लगने लगेगी। अब यहाँ देख लो, यहाँ पर जो टेम्परेचर होगा यहाँ वो टेम्परेचर नहीं पाया जाएगा। अभी मैंने बताया था 100 मीटर पर जाने पर, अभी 165 था, कितना डिग्री टेम्परेचर डाउन हो रहा है? 8 डिग्री टेम्परेचर डाउन हो रहा है जब आप ऊंचाई पर जाओगे। यानी कि जब आप यहाँ पर गए, यहाँ से यहाँ गए, यहाँ टेम्परेचर मान लो 30 है, कितना है? 30 डिग्री। जैसे ही आपने क्या है 165 गए तो 1 डिग्री टेम्परेचर कम हुआ, कितना हो जाएगा? 29। फिर इतना ऊपर गए, कितना हो जाएगा? 28। फिर ऐसा नहीं है कि एक डिग्री से होगा, एक लिमिट के बाद टेम्परेचर में एकदम गिरावट आएगी। ठीक है, तो आपने देखा होगा किलिमंजारो का नाम सुना है? किलिमंजारो का नाम किस किसने सुना है? और सुना है? विशेषता बताओ क्या है किलिमंजारो? क्या है किलिमंजारो? अवस्थिति कहाँ पे है उसकी? ज्वालामुखी पर्वत है, बस यही विशेषता है। ज्वालामुखी पर्वत होने के, अच्छा कैसा है ये? एक्टिव है या इनएक्टिव है? सक्रिय है या निष्क्रिय है? किलिमंजारो सुसुप्त, यानी कि निष्क्रिय ज्वालामुखी है। ज्वालामुखी होना है इसका मतलब वो बहुत गर्म होगा, पर वो गर्म नहीं है। यहाँ पर क्या है, उसके ऊपर बर्फ आच्छादित है, फिर भी वो बर्फ आच्छादित है और रहता कहाँ पर? इक्वेटर के पास रहता है। इक्वेटर यानी 0 डिग्री के आसपास उसकी अवस्थिति है। एकदम उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है जहाँ पर सूर्य का प्रकाश लंबवत पड़ रहा है और पृथ्वी सबसे ज्यादा गर्म हो रही है। तो इस अवस्था में क्या होना चाहिए था? वहाँ का स्नो जमनी नहीं चाहिए थी। जब इतना ज्यादा गर्म है तो स्नो नहीं जमेगा, पर फिर भी यहाँ जम रहा है क्योंकि इसकी ऊंचाई हिमांक रेखा से ऊपर पहुँच गई है। हिमांक रेखा वो होती है जिस रेखा को पार करते ही पहाड़ों की चोटियों पे बर्फ जमी हुई मिलती है। आगे बात समझ में कि पहाड़ों की चोटियों पे बर्फ क्यों मिलती है? जैसे ही ऊंचाई के साथ जाने पर टेम्परेचर में ह्रास होता है और इतने ह्रास पर पहुंच जाए कि क्या हो जाएगा, वो हिमांक रेखा को पार कर जाए तो उसकी चोटी पर बर्फ मिलती है। ऐसे ही किलिमंजारो है, एक ज्वालामुखी पर्वत होने के बावजूद भी यहाँ पर बर्फ पाई जाती है। तो ऊंचाई के साथ साथ टेम्परेचर में क्या होगा? ह्रास। तो टेम्परेचर का यहाँ भी वितरण कैसा हो गया? असमानता हो गई ना। इसके अलावा और बताओ, इसके अलावा और कुछ हो सकता है? असमानता। असमानता किस किस में हो सकती है? बोतल में आप लोगों में असमानता है। कोई बहुत तीव्र बुद्धि का है, कोई बहुत मंद बुद्धि का है ना। किसी को कोई चीज एक ही बार में समझ आती है, किसी को कोई चीज 50 बार भी बताओ तब भी समझ नहीं आती। तो ये क्या है? आपकी बुद्धि में भिन्नता। ऐसे टेम्परेचर में भी क्या है? भिन्नता है। तो पृथ्वी पर भी भिन्नता पाई जा रही ना, कहीं जल है और कहीं स्थल है। आगे बात समझ में, स्थल और जल का वितरण।
इसके अलावा इसका क्या होता है, रीजन है। इसका रीजन ये होता है जो टेम्परेचर आप बोलो क्वेश्चन समझा। नल से ना दूध आके ऊर्जा होती है ना वो उसको मिलती है, और बाहर का वातावरण ठंडा हो रहा होता है, इसलिए वो पानी ठंडा नहीं। गर्मियों में आपको, सर्दियों में आपको मिलेगा गर्म, और सर्दियों में जब जाओगे तो बाहर का टेम्परेचर हाई होता है और दूध आप में ठंडा होता है, इसलिए आपको मिलेगा ठंडा। समझ में आ गया? दोनों के टेम्परेचर में भिन्नता पाई जाती है, ऊपर के और नीचे के। हाँ, स्थल और जल में भिन्नता। जल जल्दी गर्म होगा या जल्दी ठंडा होगा? स्थल जल्दी गर्म होगा या जल्दी ठंडा होगा? स्थल जल्दी गर्म होंगे, नहीं तो जल जल्दी गर्म होगा। है स्थल जल्दी गर्म होंगे, पक्का? सब लोग यही कह रहे हो? तो ठीक कह रहे हो। स्थल जल्दी गर्म होंगे और समुद्र देर से गर्म होंगे। अब मुझे ये बताओ, जैसे ही स्थल की ओर जाओगे, तट से स्थल की ओर जाओगे तो टेम्परेचर बढ़ेगा या कम होगा? पक्का टेम्परेचर कम होगा। तटों से स्थल की ओर आएंगे, तटों से स्थल की ओर आएंगे तो टेम्परेचर बढ़ेगा। समझ में आ गया क्यों? यहाँ पर पवने, अब यहाँ पर याद रखना, पवने पढ़ाई हैं, जलधारा वाले पवने नहीं पढ़ाई गई हैं। पवने इसके बाद पढ़ोगे आप लोग, मतलब ये चैप्टर खत्म हो गए फिर आपको पवनों पर आ रहा है। जलधाराएं पढ़ाई है। अब जलधाराएं गर्म और ठंडी दोनों थी। ठंडी जलधाराएं, अब यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछूं, अपनी कॉपी में नोट करो फिर मुझे बताना। अब आया है जलधारा का, तो समानता जलधारा, पहले लिखना कथन एक, समानता जलधाराओं की उत्पत्ति जल में असमानता के कारण होती है। विमान रेखा होती है, एक लाइन बनी होती है, इससे ऊपर टेम्परेचर बढ़ जाता है। कथन लिखो, जलधाराओं की उत्पत्ति प्रायः जल में असमानता के कारण होती है। जल में असमानता के कारण होती है। दूसरा कथन लिखो, महाद्वीपों के पश्चिमी साइड में गर्म जलधाराएं, महाद्वीपों के पश्चिमी साइड में गर्म जलधाराएं तथा पूर्वी साइड में ठंडी जलधाराएं प्रवाहित होती हैं। अब मुझे बताओ, दोनों स्टेटमेंट सही है या पहला सही है या दूसरा सही है या कोई सही नहीं है? बताओ स्टेटमेंट, पहला सही है, दूसरा गलत है। पक्का? अब जो गलत बोला है शिवांशी को छोड़कर बाकी बताओ, और सूरज को छोड़कर, इन दोनों बच्चों को छोड़कर रीजन दो मुझे। हाँ कौशल, ग्रुप जो है वो ठंडे होते हैं। हाँ, यहाँ यहाँ ग्रुप में लाइव नहीं हो तो मैं एक्सप्लेन करके जाऊँ। बताओ दूसरा, जब वो बच्चे कह रहे हैं मैम पहला सही है दूसरा गलत है, दूसरा गलत है तो क्यों गलत है? इसको मैंने बहुत अच्छी तरह डिटेल में तो नहीं, पर आपको जिस समय बताया था कि जलधाराओं के वातावरण पे अंतर क्या प्रभाव पड़ता है उसमें बताया था। बताओ जरा, दूसरा क्यों गलत है? यहाँ पर कुछ नहीं है। पश्चिमी तट पर ठंडी हवा जलधाराएं बहती हैं और पूर्वी तट पर गर्म जलधाराएं बहती हैं, सिर्फ इतना ही अंतर था। इस क्वेश्चन में सिर्फ इतना ही चेंज करना था, जलधाराएं ठंडी कहाँ है और गर्म कहाँ है, ये याद रखोगे। अब जब है, मैंने क्या कहा, पश्चिमी तट पर, यहाँ पूरा वर्ड नहीं दिखा रही हूँ, सिर्फ इंडिया को समझ के आप समझ लो। पश्चिमी तट और पूर्वी तट,
पश्चिमी तट पर ठंडी जलधाराएं चलती हैं और पूर्वी तट पर गर्म जलधाराएं चलती हैं। जहां गर्म जलधाराएं होंगी वो क्या करेंगी, आसपास के तटीय क्षेत्रों का टेम्परेचर को बढ़ाएंगी या कम करेंगी, बढ़ाएंगी। और जहां ठंडी जलधाराएं चल रही होंगी वो आसपास के टेम्परेचर को क्या करेंगी, बढ़ाएंगी या कम करेंगी, कम करेंगी। आगे बात समझ में। तो जलधाराएं भी क्या करती हैं, आसपास के क्षेत्र के टेम्परेचर को कंट्रोल करती हैं। जहां ये ठंडे प्रदेशों में जाएंगी अगर गर्म जलधाराएं तो वहां के टेम्परेचर को डाउन कर देती हैं। और जब ये गर्म जलधाराएं ठंडे प्रदेशों में जाएंगी तो टेम्परेचर डाउन हो जाएगा। और जैसे ही ठंडी जलधाराएं गर्म प्रदेशों में आएंगे तो टेम्परेचर को क्या कर देंगी, ऐसे होगा। प्रदेश क्या है, गर्म। अब गर्म प्रदेशों में ठंडी जलधारा प्रवेश करी, यहाँ का टेम्परेचर हाई था, इस टेम्परेचर को ठंडी जलधारा ने क्या करा, लो कर दिया। ठीक है। अब इसी के अपोजिट प्रदेश कैसे हैं और जलधारा कौन से पहुंची, तो यहाँ के टेम्परेचर को क्या करेंगी, बढ़ा देंगी। आगे बात समझ में या नहीं ये चीज। जब ठंडी हवाएं गर्म प्रदेशों में प्रवेश करती हैं तो वहां के टेम्परेचर को गिरा देती हैं। और इसके विपरीत जब गर्म हवाएं ठंडे प्रदेशों में जाती हैं तो वहां के टेम्परेचर को बढ़ा देती है। नहीं समझ में आया तो ये वाला स्ट्रक्चर बना सकते हो। ठंडी हवा ठंडे प्रदेश में गर्म हवा एंटर करे तो टेम्परेचर को क्या करेगी, बोलो क्या बोला मैंने। जब ठंडे प्रदेशों में गर्म हवाएं जाएंगी तो टेम्परेचर क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। हाँ बोलो। ठंडे प्रदेश है ना, ध्रुवों में जो गर्म हवाएं जाएंगी तो ध्रुव कैसे होते हैं, ठंडे होते हैं, वहाँ का टेम्परेचर गर्म होता है। अब जब गर्म हवा पहुंची है तो टेम्परेचर भी कुछ बढ़ाएगी ना। मान लो क्या होगा, 1 डिग्री चल रहा होगा तो 2 डिग्री कर देते, टेम्परेचर को बढ़ा दिया ना। आगे बात समझ में। अगला देखो, हाँ बेटा तुमने जलधारा पढ़ी नहीं है, ठीक है, तुमने नहीं पढ़ी है। एक बार पढ़ा दूंगी, जैसे एक्स्ट्रा क्लास लगती है ना, जैसे कल एक्स्ट्रा क्लास थी तो टॉपिक जल्दी खत्म हो गया था तो बच्चों को थोड़ा सा डाउट बता रही था, ऐसे में डाउट बता दूंगी। जलधाराएं कुछ नहीं है, जल की एक राशि है जो एक निश्चित दिशा में हवाओं के साथ फ्लो करती है, ठीक है। और फिर जो ठंडे प्रदेश यानी ध्रुवों से आती है तो वो ठंडी होती है, और विश्वत से आएगी तो वो गर्म होगी। जब ये गर्म प्रदेश से ठंडे प्रदेश में जाएंगी तो वहाँ के टेम्परेचर को गिरा देती हैं, और ठंडी जलधाराएं गर्म प्रदेश में आती है तो वहाँ के टेम्परेचर को बढ़ा देती। इसके अलावा और कोई बताओ रीजन। टेम्परेचर भिन्नता में और कुछ हो सकता है, पवनें होंगी कि नहीं, पवने के बाद वायुमंडल डिपेंड करेगा इस पे। वायुमंडल की स्वच्छता क्या है, ये वायुमंडल की स्वच्छता। वायुमंडल में प्रदूषण कम से कम, सिर्फ प्रदूषण से लेंगे हम, और भी हो सकती है धूल के कारण। स्वच्छता का मतलब नहीं समझ रहे हो तुम आप मेरा। नहीं वायुमंडल में जो हम ऐसी गैसें रिलीज कर रहे हैं अपनी, मौसम का बिल्कुल साफ होना। मौसम में बादल जहाँ होंगे वहाँ टेम्परेचर कैसा होगा, धूप मिलेंगी अच्छी तरह से। आज कभी धूप कभी बादल है, इस समय बादल है तो क्या धूप बहुत तेज आ रही है, उतनी आंखों में लग रही है जितनी होनी चाहिए थी, नहीं ना। तो यहाँ पर क्या है, इस समय टेम्परेचर डाउन हो गया। अब जब बादल नहीं होंगे तो टेम्परेचर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। मौसम की स्वच्छता यानी कि आप लिखो इसको, वायुमंडल की स्वच्छता के बाद एक और बन सकता है, बताओगे मुझे क्या बन सकता है, और कौन सा रीजन हो सकता है। पृथ्वी की नहीं, क्या उच्चावच हो सकते हैं, रिलीफ हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं रिलीफ, उच्चावच। ये बना लो, कल मैं लिखवा दूंगी इनको, फिर कहोगे कि मैडम उच्चावच।
हमारी पृथ्वी सब जगह एक समान नहीं है ना। हमारी पृथ्वी सब जगह एक समान नहीं है। कहीं पर्वत है, कहीं पठार है, कहीं नदियां हैं, कहीं मैदान है। तो पर्वत के ऊंचाई के साथ साथ जाने में टेम्परेचर घट रहा है। और एक तरह से ये समझो, ये मैंने पर्वत बनाया और इधर सूरज बनाया, सूर्य का प्रकाश इधर पड़ रहा है, इधर सूर्य का प्रकाश नहीं पड़ रहा है। तो पर्वत में इस साइड जो देश होंगे या शहर होगा या स्थल होगा, क्या वहां पर सूर्य का प्रकाश पड़ रहा होगा? नहीं पड़ रहा होगा। छाई होगी, छाई होगी तो यहाँ पर टेम्परेचर कैसा होगा? कम होगा। और यहाँ पर टेम्परेचर कैसा होगा? ज्यादा। आगे बात समझ में? तो पृथ्वी में जो उच्चावच होते हैं वो भी क्या करते हैं? आपके पृथ्वी के टेम्परेचर में अंतर का कारण बनते हैं। इसके बाद स्थलाकृति यहीं पर आ जाएगी। इसके बाद स्थलाकृति में अगर तुम वो लोगे, यानी कि कलर, कलर का मतलब समझ रहे हो? जैसे कहीं आपके स्थल में मरुस्थल है, कहीं आपके क्या है? हिम है। तो इनका कारण नहीं पड़ेगा, इनका प्रभाव पड़ेगा। इनका प्रभाव कैसे पड़ेगा? सब ऐसे ऐसे तो कर देते हो, ऐसे ऐसे तो करते हो, तो मुझे लगता है कि शायद बहुत अच्छा आता होगा, कुछ बताओगे। जब पूछती हो तो कुछ भी नहीं बताते हो। स्थलाकृति, स्थलाकृति में यहाँ हम ये कह रहे हैं सिर्फ जो ऊपर का स्थल है उसमें भिन्नता पाई जा रही है। कहीं मैदान है, कहीं मरुस्थल है और कहीं क्या है आपके पर बर्फ से आच्छादित पहाड़ है। तो यहाँ पर अंतर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? पेपर में नॉर्मली पूछा जाता है, लिमिट ऑफ समझने में आता है कि ऐसी कौन सी चीज है जो प्रकाश के आने वाले प्रकाश को पूर्णतया परावर्तित कर देती है, बिल्कुल भी नहीं लेती है। गर्मियों में सफेद कपड़े पहनने को क्यों कहा जाता है और काले कपड़े पहनने के लिए मना क्यों करा जाता है? काले कपड़े साइंस वाले बताएंगे, तुम नहीं बताओगे। सूरज मैंने पहले बोला है, तुम कुछ भी नहीं बोलोगे। बताओ, अब ये बताओ साइंस के बच्चे कौन कौन से हैं? सिर्फ साइंस वाले हाथ खड़ा करो, पुराने बच्चे नहीं, नए साइंस के खड़े हो। अब बताओ क्यों कहा जाता है कि गर्मियों में हमें सफेद कपड़े पहनने चाहिए, काले कपड़े नहीं पहनने चाहिए? कैसे तुम अपनी बात को, मैं समझ रही हूँ तुम कहना चाह रहे हो, तुम अपनी बात को ऐसे समझाओ कि सबको समझ में आ जाए। अभी इन्होंने जो कहा है वो चीजें समझ में आई आपको? पक्का समझ में आई? क्या प्रोवाइड करते कैसे? इन्होंने ये सब बोला ही नहीं, इन्होंने ये शब्द नहीं बोला। कहने का वो मतलब था, पर आपने वो शब्द नहीं बोला, उसने वो शब्द बोला कि सूर्य सफेद क्या होता है? सफेद रंग सूर्य पर जितना भी जो भी प्रकाश आता है सबको क्या करता है? रिफ्लेक्ट कर देता है, कोई भी ऑब्जर्व नहीं करता है। इसके विपरीत काला रंग जो होता है सूर्य के प्रकाश से आने वाले सभी रंगों को ऑब्जर्व कर लेता है, ठीक है, हीट पूरी ले लेता है। इसलिए काले कपड़े पहनोगे तो ज्यादा गर्मी लगेगी और सफेद कपड़े पहनोगे गर्मी नहीं लगेगी। अब यहाँ पर है जो आपका रेत है, मरुस्थल सुने हो ना? मरुस्थल दिन में बहुत गर्म और रात में बहुत ठंडे होते हैं। रीजन बताओ, बताओ कौन सा? प्रकाश प्रकीर्ण या प्रकाश का परावर्तन या प्रकाश का अवशोषण। दिन के टाइम पे जो मरुस्थल होते हैं वो प्रकाश का अवशोषण बहुत अच्छी तरह करते हैं, अच्छी तरह कर लिया। और जैसे ही रात होती है उसको क्या करते हैं? एकदम ठंडे में हो जाते हैं। तो जब वो परावर्तित सूर्य जैसे डूबने वाला होता है वो अपनी एनर्जी को क्या करते हैं? रिफ्लेक्ट कर देते हैं, छोड़ देते हैं। तो वो छोड़ देते हैं तो रात में वो क्या हो जाते हैं? ठंडे हो जाते हैं। अब मैंने यहाँ बात करी लेविडो की। ये होता है आपके हिम आच्छादित जो नई नई बर्फ होती है या जो बर्फ पुरानी होती है, बर्फ कैसी होती है? सफेद होती है। जैसे ही सूर्य का प्रकाश बर्फ पे पड़ता है पूरा का पूरा रिफ्लेक्ट हो जाता है, एक भी बूंद सूर्य की ऑब्जर्व नहीं करता है, तो वो क्या रहता है? ठंडे रहते हैं। इसके विपरीत जो मैदान होंगे खुले मैदान क्या होंगे? आपका जैसे सूर्य का प्रकाश आया तुरंत का तुरंत रिफ्लेक्ट कर दिया और सूर्य का प्रकाश वापस चला गया। अगर वहीं पेड़ पौधे होंगे तो क्या करेंगे? वो सूर्य के प्रकाश को ऑब्जर्व करेंगे और वो क्षेत्र को क्या बनाएंगे? गर्म। तो आपके इसमें जो स्थला आकृति में जो
आपके मैदान आ रहे हैं, मरुस्थल आ रहे हैं, जो आपके बर्फ के चट्टाने या बर्फ के पठार जो आते हैं, ये सब आपके स्थलाकृति में आ जाते हैं। ये भी क्या करते हैं, सूर्य के प्रकाश को मतलब टेम्परेचर में भिन्नता का कारण बनते हैं। अब ये बताओ, जितना बताया उन लोगों को समझ आया या नहीं? शर्माया मत करो। उस दिन भी मैंने कहा था, जिसने टीचर से शर्म करी उसके फूटे कर्म नहीं होते हैं, उसके तो पेपर में ही टुटिया डूब जानी है। आई समझ में ये बात की नहीं? अब मुझे एक एक करके बताओ, वायुमंडल में स्वच्छता का कारण क्या है? कैसे रिफ्लेक्ट करेगा? ये कैसे इफेक्ट डालता है टेम्परेचर को? वायुमंडल में स्वच्छता, अगर वायुमंडल स्वच्छ है तो टेम्परेचर मतलब सूर्य ताप ज्यादा मिलेगा, और अगर वायुमंडल स्वच्छ नहीं है तो सूर्य ताप कम मिलेगा क्या? जी बताओ, खड़ी हो बताओ। अरे जी बोला है ना, तो कुछ तो बोला होगा, दिमाग में कुछ तो आया होगा। जी बताओ जल्दी। देखो मेरे पास पढ़ाने के 3-4 ट्रिक्स है ना, ये उनमें के चलो खड़ी हो बताएं। अब डर के मारे कोई जी भी नहीं बोलेगा, जी आंसर भी नहीं देगा, मैडम दोबारा पूछेगी। चरण तो झेला हुआ है। चलो बताओ जल्दी, खड़ी हो, एक्सप्लेन करो बेटा। अगर यहाँ एक्सप्लेन नहीं करोगे तो किताब में, कॉपी में कैसे लिखोगी, पेपर में कैसे लिखोगी? बताओ जल्दी। स्वच्छता, साफ, मैंने बोल दिया ना, मौसम साफ है तो सूर्य ताप अधिक मिलेगा, और मौसम साफ नहीं है तो सूर्य ताप कम मिलेगा। क्यों? रीजन क्या है? तुम नहीं बोलोगी शिवांशी। जल्दी बताओ, आज मैं क्लास छोड़ भी नहीं, जब तक मुझे आंसर नहीं दोगे इन सबका। हमें छोड़ देना, हमारी ट्रेन है। जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, बताओ। मौसम साफ होना, और कोई? साक्षी खड़े हो, बताओ। खड़े होते हो ना तो बच्चों को पता चलता है कि ये साक्षी है, मैंने मेरे से पूछा है तो थोड़ा याद रहेगा, और फिर मुझे सलाह देने का मन नहीं होता है। पर्यावरण गंदा होना यानी पर्यावरण प्रदूषित होना, अलग अलग बात है। आप वायु प्रदूषण की बात कर रहे हो, ये ग्लोबल वार्मिंग का हो रहा है, यहाँ से हम सूर्य ताप की बात कर रहे हैं। ऐसा मौसम जो सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी पर आने ना दे, तो वो कब बनता है? जब आपके मौसम में बादल होंगे ना, जब आपके मौसम, आपके वायुमंडल, आपके जो वायुमंडल है, सौरमंडल है, उसमें बादल बनेंगे। जब बादल बनेंगे तो क्या सूर्य का प्रकाश वैसे ही आता है जैसे रोज आता है? नहीं आता है ना। तो सूर्य का प्रकाश उस दिन बहुत कम मिला, यानी कि सूर्य ताप बहुत कम मिला। तो मौसम का साफ होना, अब ये नहीं है कि बारिश, कभी कभी आप देखते हो पीलीभीत में बहुत बारिश हो रही, बरेली में बारिश हो ही नहीं रही है। रीजन क्या है? रीजन बताओ। पीलीभीत में बारिश हो रही है, बरेली में बारिश नहीं हो रही है। बादल ना, जो बारिश वाले बादल है वो कहाँ पर आए हैं? पीलीभीत में आए हैं, बरेली में नहीं आए। इसका मतलब ये नहीं कि बरेली में धूप नहीं निकली है, बरेली में तो धूप निकली है ना। बरेली तो उतना ही हीट हो रहा है, पर पीलीभीत उतना हीट नहीं हो रहा है। कारण क्या हो गया? मौसम का साफ होना या मौसम का साफ ना होना। इस समझ में आ गया पॉइंट? दूसरा बताओ मुझे। अक्षांश तो बहुत बार बता चुके हैं। ऊंचाई समझ में आई?
बढ़ने पर टेम्परेचर कम होता है। धरातल की अपेक्षा जितना ऊंचा आप पहाड़ों पर जाएंगे टेम्परेचर डाउन होता जाएगा। रीजन पता है क्यों? सौर मंडल में बताया था ना, जैसे जैसे ऊंचाई के साथ जाओगे टेम्परेचर डाउन होता जाएगा। पार्थिव जो पृथ्वी की पार्थिव किरणें हैं वो क्या होंगी? निचले धरातल यानी कि निचले परत को ही गर्म करेंगे, ऊपरी परत को गर्म नहीं कर पाएंगे। आगे बात समझ में। और वायुमंडल की जो निचली परत होगी वहाँ वायु जो गैसें होती है वो सघन मात्रा में पाई जाती है ना, जैसे जैसे ऊपर जाओगे कैसे पाई जाएगी? विरल मात्रा में पाई जाएगी। बैठ जाओ, अच्छा बताया। अगला बताओ, जलधाराएं समझ में तो वैसे ही नहीं आए, पूछूं? जलधारा बताओ। जलधारा